हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो मैथमेटिक्स होता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो आईसीएआर और यूपी कैटेट जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, उसकी हमने शुरुआत की थी पिछले वीडियो में। और मैंने चैप्टर 12 सारणिक को स्टार्ट किया था, डिटर्मिनेंट को स्टार्ट किया था, और उसके मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए थे। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि किसी डिटर्मिनेंट का कोई मान कैसे निकालते हैं, लॉन्ग मेथड से भी मैंने आपको समझाया था, और शॉर्ट वे भी उसका बताया था। आज हम जानेंगे उपसारणिक के बारे में। अगर आपने वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, और एंड स्क्रीन पर भी आपको वो मिल जाएगा। आज हम जानेंगे कि उपसारणिक क्या होता है, यानी माइनर्स क्या होता है। देखिए, समझाता हूँ आपको। उपसारणिक माइनर, मान लीजिए आपके पास एक सारणिक है 3 गुणा 3 ऑर्डर वाला, जिसको मैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 कह रहा हूँ। ये इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मुझे इसका उपसारणिक बताना है, और उपसारणिक होता है इसके अवयवों का। अब अगर A1 की बात की जाए तो A1 का उपसारणिक निकालने के लिए क्या किया जाएगा। A1 का उपसारणिक A1 का उपसारणिक निकालने के लिए सबसे पहले हम उसका नोटेशन लिखेंगे। नोटेशन होगा M1, कह सकते हैं इसको आप M1, ठीक है। या फिर अगर आप इसको A11 A12 A13 कहें तो आगे चलकर और हेल्प मिलेगी इसको समझने में, क्योंकि इससे आगे हमें कोफैक्टर पढ़ने हैं, यानी सहगुणनखंड पढ़ने हैं। तो सहगुणनखंड को अच्छी तरह समझने के लिए मैंने यहाँ पर इनकी रो और कॉलम के हिसाब से नंबरिंग दे दी है। जैसे अगर लिखा हुआ है A11, उसका मतलब है कि वो पहली रो में है और पहले कॉलम में है। अगर किसी के साथ लिखा हुआ है B22, जैसे यहाँ पर है B22, या फिर आप इन सभी को A कह सकते हैं। जब आप इनकी रो और कॉलम का जिक्र कर रहे हो तो आप सभी को A ही लिख सकते हो, B C लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। ये लिख दिया, ओके। अब देखो, जैसे अगर A के साथ 32 लिखा गया है तो इसका मतलब है कि ये तीसरी रो में है और दूसरे कॉलम में है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर A11 का उपसारणिक निकाला जाए तो इसको नोटेशन M11 से दिखाते हैं। M4 होता है माइनर। अब इसके लिए करते क्या है, देखिए, एक सारणिक बनाते हैं दोबारा से, और इसके एलिमेंट कौन से चुने जाते हैं। ये जो A11 है ये पहली रो में है, इसको छोड़ देंगे, और पहले कॉलम में है, इसको छोड़ देंगे। तो इसको और इसको छोड़कर बाकी जो एलिमेंट बचते हैं, आपके सामने में एलिमेंट है A22 A23 A32 A33, ये इसमें लिख दिए जाते हैं। A22 A23 A32 और A33, ये इसका माइनर होता है, यानी इसकी उपसारणिक होती है। अब अगर आपको इस उपसारणिक का मान ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए तो आप सिंपली इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके विस्तार कर देंगे। इसकी गुणा इसमें करेंगे, यानी A22 इंटू A33 माइनस इसकी गुणा इसमें करेंगे, यानी A23 इंटू A32, ठीक है। अब अगर आपको A12 का उपसारणिक पूछा जाए, A12 का उपसारणिक, तो इसको आप डिनोट कर सकते हैं M12 से। और ये निकलेगा कैसे, A12 फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट छोड़कर बाकी जो ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं इनको यहाँ पर लिख देते हैं A21
A23, A31, A33, ठीक है। प्रसार ज्ञात करने को बोले इसका, या फिर सारणिक का उप सारणिक का मान पूछे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक ऐसे जैसे मैंने यहाँ ऊपर एलिमेंट्स की करा दी थी। इसके बाद अगर आपसे पूछा जा रहा है A13 का उप सारणिक, तो इसको आप M13 से डिनोट कर सकते हैं, और ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़कर हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचते हैं, ये इस M13 में आएंगे। A21, A22, A31, A32, समझ गए ना। अब मैं आपको अल्टरनेटिवली बताता हूँ, सबके आप आसानी से निकालना सीख सकते हो, ये कोई इतना हार्ड काम नहीं है। अब सपोज दैट कि मुझे आपसे पूछना है कि A22 का उपसारणिक क्या होगा। A22 का उपसारणिक, A22 का मतलब है ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का है। सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो सेकंड रो हो गई A22, M22 को से डिनोट करेंगे इसको, और ये सेकंड रो छोड़ देंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो इधर से बचेगा A11, यहाँ से A13, यहाँ से बचेगा A31 और यहाँ से बचेगा A33। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछ लूँ ये A33 मेरे पास लिखा हुआ है, A33 का उपसारणिक क्या होगा, तो A33 का मतलब है कि ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है। तो थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, इनको छोड़कर ये जो 4 एलिमेंट बचते हैं ये A33 के उपसारणिक में लिखे जाएंगे। A11, A12, A21 और A22, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी अवयव का उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ टाइम देता हूँ आपको, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, उपसारणिक पढ़ लेने के बाद अब हमें जो सेकंड इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक होता है सहगुणनखंड, उसको पढ़ना है। अब सहगुणनखंड यानी कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, इनमें हमें एलिमेंट के साथ साथ उसके उपसारणिक की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ ये 2 एलिमेंट्स और इनके उपसारणिक लिखे हुए छोड़ दिए हैं पिछले टॉपिक से। अब इन्हीं के बेस पर, इन्हीं की सहायता लेकर मैं आपको कोफैक्टर्स निकालने सिखाता हूँ। कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं, ये जो उपसारणिक लिखा है आपने किसी भी एलिमेंट का, अगर आपको इस एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए यानी सहगुणनखंड चाहिए, तो ये उपसारणिक इसके चिन्ह सहित लिखा जाएगा। अब वो चिन्ह कैसे आता है उसके लिए बताता हूँ मैं आपको। जैसे अभी मानिए कि मेरे पास एक एलिमेंट Aij है, ठीक है। Aij का सहगुणनखंड मुझे बताना है। मान लीजिए कि आपने इस Aij के लिए माइनर निकाला था, और माइनर क्या था, माइनर मान लीजिए इसका m था, ठीक है। इसका माइनर m निकाला था, यानी उपसारणिक m निकाल चुके थे आप। तो अब अगर इसका सहगुणनखंड चाहिए तो उसको हम Cij से निरूपित करते हैं, Cij से निरूपित करते हैं। C4 होता है कोफैक्टर। और यहाँ पर चिन्ह सहित लिखने का मतलब है कि हमेशा -1 की पावर i + j हो जाएगा, फिर उपसारणिक लिखा जाएगा। अब इसकी जगह पर आप ये जो उपसारणिक है इसको ऐसे भी मानकर लिख सकते हो ABCD, ठीक है। फिर से समझिए, कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, अब इनमें से कोई भी हो सकता है, मैंने नंबरिंग न लिखकर उसका एक जनरल फॉर्म लिख दिया है Aij, जहाँ i है पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ द रो, और j है उस कॉलम की संख्या जिसमें ये A रखा हुआ है, ठीक है।
तो इसके बाद हम इसको Cij से निरूपित करते हैं। -1 हमेशा आता है, इसकी पावर i प्लस j होता है और उसके बाद उपसारणिक लिखा जाता है, जो भी उपसारणिक उस अवयव का होगा। तो इस आधार पर अगर मैं आपसे कहूँ a11 का उपसारणिक क्या होगा, तो हम लिखेंगे अब a11 का सहगुणनखंड, a11 का सहगुणनखंड, इसको C11 से निरूपित किया जाएगा और -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि C11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1। इसके बाद इसका उपसारणिक यानी M11, ठीक है। अब देखिए -1 की पावर 2 हो जाएगा, एक और एक 2 होते हैं, तो -1 की पावर 2 M11 और -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, इसलिए M11 आ जाएगा। दैट मीन्स कोफैक्टर यहाँ से निकलेंगे A22, A23, A32 और A33 से। इनको प्रसारित करके हम इस C11 का वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। एक और ये जो दूसरा हमारे पास एलिमेंट है, इसके लिए देखिए A12 का सहगुणनखंड, इसको हम C12 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये होता क्या है, -1 की पावर 1 + 2 और C12 के लिए जो एलिमेंट है हमारे पास A12, जिसका हम ये कोफैक्टर निकाल रहे हैं, उसका माइनर यहाँ पर लेंगे यानी M12 लेंगे। अब ये हो जाएगा -1 का क्यूब M12। अब -1 का क्यूब तो माइनस ही होता है, -1 होता है, और माइनर की इस -1 के साथ गुणा कराऊं तो जो भी माइनर का वैल्यू होगा उसमें एक माइनस और जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपके कोफैक्टर कैसे निकलते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके उपसारणिक, उसके अवयवों के उपसारणिक और साथ ही साथ उनके कोफैक्टर्स निकालने का प्रयास करते हैं। तो उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक सारणिक दिया हुआ है, इसके सभी अवयवों के एक उपसारणिक यानी माइनर्स बताने हैं और सहगुणनखंड यानी कोफैक्टर्स बताने हैं। कैसे ज्ञात होंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले माइनर्स निकालते हैं इसके, और पहला एलिमेंट है हमारे पास 6, तो 6 का उपसारणिक यानी माइनर। देखो या मैं नोटेशन देता हूँ, नोटेशन यहाँ 6 जो है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको मैं A11 कह देता हूँ। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं उनको रखिए। 0 7 3 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 4 की 0 में गुणा 0 ही आएगा और 3 की 7 में गुणा 21 आ जाएगा और बचेगा माइनस का 21, ठीक है। यानी 6 का जो माइनर है वो -21 है। इसके बाद 4 का उपसारणिक, अब 4 कहाँ पे है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो माइनर को हम M12 लिख सकते हैं। और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़कर जो एलिमेंट बचते हैं उनको लिखिए 4 7 5 4, गुणा करा दीजिए, 4 चौक 16 हो जाएंगे, -5 सते 35 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, 15 में से 6 गए 9, 2 में से गया 1, 19 बचेगा माइनस का, ठीक है। इसी प्रकार हम 2 का उपसारणिक निकालेंगे, 2 का उपसारणिक। अब 2 किस में है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है,
तो M13 से डिनोट कर देंगे इसे। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़कर यहाँ आएगा 4 0 5 3, 4 तिया हो गए 12, 5 की 0 में गुणा 0 आएगा, तो ये सारणी का उप सारणिक आ गया है 12। इसके बाद हम निकालेंगे 4 का उप सारणिक, 4 का उप सारणिक, 4 का उप सारणिक होगा 4, देखिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको हम सेकंड फर्स्ट यानी M21 से दिखा सकते हैं, और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर जो एलिमेंट बचते हैं उनको लिख दीजिए। बच रहे हैं 4 2 3 4, 4 चौक 16 हो जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे और घटाकर 10 बचेगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे 0 का उपसारणिक। जीरो का उपसारणिक, जीरो कहाँ पर है देखिए, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, तो A22 से डिनोट कर सकते हैं। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़कर बचते हैं 6 2 5 4, 6 2 5 4, 6 चौक 24 हो गए, माइनस 5 दूनी 10 हो गए, और यहाँ पर आ गया 14। ठीक है, अब हम जीरो के बाद उपसारणिक ज्ञात करेंगे 7 का, 7 का उपसारणिक। 7 कहाँ पर है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो M23 लिख देंगे। अब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, तो हमारे पास बचते हैं 1 सेकेंड 1 मिनट, 4 का उपसारणिक तो ये आ गया, 0 यहाँ पर है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ना चाहिए था, 6 2 और 5 4 आना चाहिए था, 6 2 5 4। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद 7वें पे आ जाते हैं, सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, 6 4 5 3 आएगा, 6 4 5 3, 6 तिया 18 हो जाएंगे, 5 चौक 20 हो जाएंगे, और घटाकर आएगा -2। इसके बाद 5 का उपसारणिक ज्ञात करते हैं। 5 का उपसारणिक, पाँच कहाँ पर है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में है, तो उपसारणिक को हम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के हिसाब से 3 1 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर 4 2 0 7, 4 2 0 7, और कितना आएगा देखिए, 7 चौक 28, 0 की गुणा 2 में करोगे 0 आएगा, और ये 28 ही आएगा। अब इसके बाद 3 का उपसारणिक, तीन के उपसारणिक को हम M32 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये तीसरी रो और दूसरे कॉलम में है, और तीसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़कर 6 2 4 7 बचता है, 6 2 4 7, और इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 6 42 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 42 में से 8 घटा दीजिए, कितने बचेंगे 34 बचेंगे। अब इसके बाद 4 का उपसारणिक, चार के उपसारणिक को हम क्या कह सकते हैं, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है, तो M33 कह सकते हैं, इक्वल्स टू। अब हम ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 6 4 और 4 0 बचेगा, 6 4 4 और 0 बचेगा, मल्टीप्लाई कराइए, 6 की 0 में 0 ही आएगा, 4 की 4 में कराइए 16 आएगा, तो ये आएगा -16। इस तरह से हमने सभी अवयवों के माइनर्स यानी उपसारणिक निकाल दिए हैं। अब सबसे पहले इसे नोट करिए, उसके बाद सहगुणनखंड कैसे निकलते हैं वो आपको बताता हूँ।
चलिए अब हम देखते हैं कि इन अवयवों के सहगुणनखंड कैसे निकाले जाएंगे, कोफैक्टर कैसे निकाले जाएंगे। तो हम 6 का कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ 6 का कोफैक्टर 6 देखिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे C11। अब ये -1 की पावर, ये दोनों जो यहाँ है वो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसको पावर्स के रूप में चढ़ा देंगे दोनों का सम करके, ठीक है। इसके बाद आता है माइनर, यानी इसका माइनर क्या आया था, M11 क्या आया था। M11 हमारे पास आया था -21, तो हम यहाँ लिखेंगे -1 की पावर 2 और इंटू -21। अब -1 का स्क्वायर तो +1 होता है, तो +1 की मल्टीप्लाई -21 के साथ कराएंगे तो -21 ही आएगा। समझ गए? इस तरह से कोफैक्टर निकलते हैं। तो हम अब लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 4 का कोफैक्टर। इसको हम जैसे M12 कहा था C12 कह सकते हैं, और ये -1 की पावर 1 + 2 होगा, और फिर इनटू में M12 आएगा, यानी -1 क्यूब हो जाएगा, और M12 की वैल्यू आपके सामने है -19, तो यहाँ हम -19 लिख देंगे। अब ये भी -1 आएगा क्योंकि -1 का क्यूब -1 होता है, और -19 भी माइनस का ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 19 आ जाएगा। फिर कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर, इसको हम जैसे यहाँ पर हमने 1 3 लिखा था वैसे ही C13 लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये होगा -1 की पावर 1 + 3, फिर इसके बाद M13 इक्वल्स टू -1 की पावर 4, और M13 का वैल्यू आया था हमारे पास 12, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कराकर आंसर 12 ही आएगा, क्योंकि -1 की पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, इसलिए यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर कोफैक्टर ऑफ 4 का कोफैक्टर निकालेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे इसको C, जैसे यहाँ 21 था तो C21 लिख दिया, -1 रेज़ टू पावर 2 + 1, और M21 इक्वल्स टू -1 रेज़ टू पावर 3, और M21 का वैल्यू हमारे पास 10 था, तो हमने यहाँ पर 10 रख दिया। अब ये -10 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम और भी कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। देखिए जैसे इधर से मैं ये हटा देता हूँ, चार तक हम निकाल चुके हैं। इसके बाद कोफैक्टर ऑफ 0, कोफैक्टर ऑफ 0 का कोफैक्टर क्या होगा, 0 किस में है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, तो इसको हम C22 से डिनोट कर देते हैं, -1 रेज़ टू पावर 2 + 2, और M22 इक्वल्स टू -1 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, और M22 का वैल्यू 14 था, तो यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई करा के आंसर 14 ही आएगा। फिर कोफैक्टर ऑफ 7, कोफैक्टर ऑफ 7, अब 7 किस में है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो इसको सेकंड थर्ड यानी C23 से डिनोट कर देंगे, -1 की पावर हो जाएगी 2 + 3, और इंटू M23। अब ये -1 का पावर हो जाएगा 5, और M23 आया था अपने पास -2। अब -1 की पावर 5 -1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 × 2 हो जाएगा, तो इसलिए इसका वैल्यू आएगा 2। इसके बाद कोफैक्टर ऑफ 5, ये हमारे पास 5, इसका कोफैक्टर होगा, चूँकि ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको C31 कहेंगे, और ये होगा -1 की पावर 3 + 1 M31। अब M31 कितना आया था हमारे पास, हमने वो यहाँ से साफ कर दिया है, इसलिए हम यहाँ पर दोबारा उसको लिखेंगे। कैसे, देखिए इसको और इसको छोड़ दो, 4207 बराबर
7 चौक 28 हो जाएगा प्लस का, और इधर से भी आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ 3 और 1 4 हो रही है, पावर सम हो रही है, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। इसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे। ऑफ 3, अब ये 3 जो है थर्ड रो और सेकंड कॉलम में है, तो 3 2 कह देंगे। -1 रेज़ टू पावर 3 + 2 हो जाएगा, और माइनर लिखेंगे, इसका माइनर होगा इसको और इसको छोड़कर 6 2 4 और 4 7, 6 2 4 7 इक्वल्स टू, ये -1 की पावर 5 है जो -1 ही आएगा, इंटू 6 7 42, 4 दूनी 8, 42 में से 8 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, तो ये -34 आएगा। इसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे 4 का, कोफैक्टर ऑफ 4, इसको C33 कहेंगे, -1 रेज़ टू पावर 3 + 3, अब ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, 6440, 6440, 6 की 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 ही आएगा, और -4 चौक 16, माइनस का 16 हो जाएगा, और -1 की पावर 3 + 3 यानी 6 है, यानी इवन नंबर है, सम संख्या है, तो यहाँ से तो प्लस का 1 मिलेगा और यहाँ से माइनस का 16 मिलेगा, तो कोफैक्टर -16 ही रहेगा। अब हम सीखेंगे कि कोफैक्टर्स और माइनर्स का यूज करके हम बिल्कुल एक लाइन में किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उससे पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम सीखते हैं कि कोफैक्टर्स और माइनर्स का यूज करके हम एक लाइन में किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे बता सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, आपको जो रो 1 है, रो 1 के माइनर्स के आपको नॉलेज है, आपको पता है कि रो 1 के माइनर क्या क्या है। तो रो 1 के एलिमेंट्स A11, A12 व A13 के जो माइनर्स हैं वो हैं M11, M12 व M13 हैं, तथा जो कोफैक्टर्स यानी सहगुणनखंड हैं, यानी कोफैक्टर्स, वो C11, C12 व C13 हैं। तब सारणिक का वैल्यू कैसे निकलेगा, सारणिक का मान डेल्टा इक्वल्स टू, अगर हम उपसारणिकों का यूज कर रहे हैं यानी माइनर्स का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ एलिमेंट और उसके माइनर के गुणनफल का बीजगणितीय योग लिया जाता है। अब बीजगणितीय योग का मतलब है कि प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है। तो जब हम पहला एलिमेंट लिखेंगे उसके साथ इसके माइनर की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, फिर जब दूसरा एलिमेंट लिखेंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे और इसको लिखेंगे A12 और M12, और तीसरा एलिमेंट प्लस का होता है, जब उसको लिखेंगे तो उसके साथ उसके माइनर का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। ठीक है, या फिर अगर हम कोफैक्टर्स यूज कर रहे हैं तो कोफैक्टर्स में हम एलिमेंट और उसके कोफैक्टर की मल्टीप्लिकेशन करवा के केवल प्लस का साइन बीच में लगाते हैं, यानी इसको हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 और C13। अब ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू C1 के एलिमेंट या फिर R1 के एलिमेंट लेकर ही निकाला जाए। आप चाहे तो
ये R1 के एलिमेंट ले सकते हैं, सेकंड रो के एलिमेंट ले सकते हैं, थर्ड रो के एलिमेंट ले सकते हैं और उन्हीं के कोफैक्टर्स और उन्हीं के माइनर से मल्टीप्लिकेशन करवानी है। बस प्लस माइनर जब ले रहे तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है और कोफैक्टर जब ले रहे हो तो बीच में प्लस ही लगाना है। अब अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, अगर हमें उसको करना, उसका मान ज्ञात करना हो इन दोनों विधियों से, तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए उसके लिए देखते हैं। डेल्टा इक्वल्स टू A11 क्या था मेरे पास 6 था और M11 क्या आया था मेरे पास -21 आया था, माइनस A12 4 था और M12 कितना आया था -19 आया था, प्लस A13 कितना था 2 था और M13 कितना आया था, M13 आया था मेरे पास 12। तो ये 21 छक्के 100, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 हो गए, 19 चौक 76 हो गए, 12 दूनी 24 हो गए, 76 और 24 100 हो जाते, तो 126 प्लस 100 बराबर -26 बच गया। ये तो तब है जब मैंने माइनर्स का यूज किया है, माइनर्स बाय यूजिंग माइनर्स, ठीक है। अब अगर कोफैक्टर का यूज किया जाए तो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग कोफैक्टर्स। देखिए क्या क्या कोफैक्टर थे हमें देखने होंगे, मैंने कोफैक्टर यहाँ पर लिख लिए हैं। देखिए A11 क्या था, A11 हमारे पास वही रहेगा 6, तो डेल्टा इक्वल्स टू 6 इंटू प्लस, इसके बाद में A12 लिख देता हूँ पहले, जो A12 था मेरे पास 4 था, प्लस और A13 मेरे पास 2 था, ठीक है। अब 6 का जो कोफैक्टर आया था वो आया था -21, 4 का जो कोफैक्टर आया था वो आया था 19, तो यहाँ 19 लिख दिया, और 2 का जो कोफैक्टर आया था वो आया था 12, तो यहाँ मैंने 12 लिख दिया इन 2 में। अब देखिए 21 छक्के 126 हो गए, 19 चौक 76 हो गए और 12 दूनी 24 हो गए, तो यहाँ 126 प्लस 100 हो गया और आ गया -26, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं अगर हमारे पास उसके माइनर्स और कोफैक्टर हों। अगर आप सॉर्ट मेथड लगाओगे तब भी यही आंसर आएगा, और आप अगर किसी एक रो या एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करोगे तब भी आंसर सेम ही आता है, आंसर बदलते नहीं हैं। तो आज हमने सीखा कि उपसारणिक क्या होता है, उसको ज्ञात कैसे किया जाता है, सहगुणनखंड यानी कोफैक्टर क्या होता है, उसको ज्ञात किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, और उनकी सहायता से किसी भी सारणिक का मान कैसे ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी सारणिकों के गुणधर्म, और ये बहुत जगह पर हमें पूछा जाता है, कम्पिटिटिव जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी, और आपका जो बीएससी में एग्ज़ाम होता है मैथमेटिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें भी ज़ोरों शोरों से पूछा जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो अभी देखिए स्क्रीन पर आपको दिखनी शुरू हो गई होगी, यहाँ से टच करके आप नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक को टच करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।